और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और हम रेगुलर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल सेक्शंस हैं उनको आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। कोशिश करूंगा 2 या 3 लेक्चर्स उठाएं इसमें एडिटोरियल्स के और हम 20 मिनट्स में उसे ख़त्म करें। ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है बेटा। आपका यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में पीसीएस अदर अदर एग्ज़ाम्स अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको देना है तो आप जाहिर सी बात है हिंदू और एडिटोरियल सेक्शन को नहीं छोड़ सकते। इवन पीसीएस और अदर के मेंस और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी लगे हैं तो ये सेक्शंस आपके काम आ सकता है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, कोशिश करें सुने और अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर करें। क्योंकि देखिए जो भी लेक्चर हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। अब मान लीजिए कि अगर एक लेक्चर बनाना है तो 4 से 5 घंटे हमारी टीम और हमारे लग जाते हैं। तो अगर आप लोग इसे शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे नहीं और हमारे में लाइक्स और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएँगे तो कहना है कि हम भी डिमोटिवेट होते हैं। तो कोशिश करिए आप हमारा भी साथ दें और हम आपका साथ देते रहें। चलिए बिना देरी के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर्स के 2 डेज़ एडिटोरियल से अगर हम बात करेंगे तो हम 4 एडिटोरियल्स की बात करेंगे। देखिए चारों हिंदू के नहीं हैं, एक अलग है बट आपके काम का है। कुछ अदर एडिटोरियल्स और सेक्शंस को मैंने पढ़ा और देखा तो उसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने आपके लिए ले लिए। पहले 2 की जो आप बात करेंगे बेटा ये आपके इंडो चाइना रिलेशन और उनकी ओल्ड एंड न्यू डिप्लोमेसी पर है। क्वाइट डिप्लोमेसी पहले से चल रही है, इसके बारे में बात की और ये दोनों आपके कोविड-19 से रिलेटेड एडिटोरियल्स हैं। तो पहले हम इन दोनों को जॉइंटली डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप कई एडिटोरियल सेक्शंस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका इनिशियल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट है। इंडो चाइना रिलेशन की बात है, जीएस पेपर 2 मेंस में पूछा जा सकता है। डिप्लोमेसी की बात है और चीज़ें बताई गई हैं। देखिए आपको पता है कि जून में स्टार्टिंग से एक मिसट्रस्ट चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और कम्युनिकेशन की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म कर लें। एक बहुत अच्छी चीज़ सुषमा स्वराज ने बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि बैटल के बाद बात करने से अच्छा है कि हम बैटल से पहले बात करके मुद्दे को सुलझा लें। देखिए बात तो हमें दोनों सूरत में करनी है, अगर हम बैटल करके बात करेंगे तो भी हमें बात करनी है और अगर बैटल बिना किए हम बात करते हैं और उससे बैटल रुक जाती है तो भी हमें बेनिफिट होता है। तो हम बैटल करें या ना करें ये काउंट नहीं करता, काउंट ये करता है कि क्या हम बिना बैटल किए अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। तो इन रियल अगर हम कोशिश करें तो हम जेन्युइनली इनको सुलझा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन्हें सुलझा नहीं सकते, इनको कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, होगा ज़रूर। तो 9 जून को इंडियन आर्मी और चाइनीज़ ट्रूप्स ने पार्शियल डिसएंगेजमेंट कुछ पार्ट्स में स्टार्ट कर दिया ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पर टेंशन थी मई से। ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि मल्टीपल स्टैंड ऑफ थे एलओसी में। एक ब्रॉड मीटिंग हुई बेटा, कई सारे रैंक्स कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल इन सब ने मिलके बात की और फिर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अभी भी सीरियस डिफरेंसेस हैं पैंगोंग लेक पर, जहां पर अभी भी दोनों खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भैया आप यहीं पर अभी हैं और क्रॉप लेवल कमांडर्स की मीटिंग चल रही है, देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में 6 जून को बना था, पार्शियल डिसएंगेजमेंट हो गया था ट्रूप्स का कुछ पॉइंट से एलएसी के और एक राइट डायरेक्शन में जा रहा था। दोनों ने एक ब्रॉड प्लान बनाने की कोशिश की है और 4 जगह से 5 में से 4 पॉइंट से ट्रूप्स को अपने अपने हटा लिया गया है। अगर आप देखिए इश्यूज देखेंगे तो इश्यूज बेटा इंडिया और चाइना के बीच में पहले से बहुत रहते हैं, एक दो इश्यूज नहीं है। ये रोड है जो कंस्ट्रक्ट हुई है, आप देखिए तो यहाँ पर ये हाईवेज वगैरह बना चुके हैं ऑलरेडी, हाई प्रोफिशेंसी कंस्ट्रक्शन इनका है। ये जो है आपका बेटा पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर एक एरिया इन्हें दे दिया गया था जिससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जा रहा था। तो इस पे भी एक इशू हमारे यहाँ चलता है। दूसरा क्या हुआ, जब ये लद्दाख रीजन बना तो इंडिया ने अपने इस लेन पे हाई लेवल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जो चाइना को इनसिक्योर कर गया। चाइना ने कहा कि भाई आप ये कर लेंगे, भाई अगर कहीं को बैटल वाली सिचुएशन होती है तो हमें थोड़ा टाइम लगता है इस एरिया से यहाँ पर आने में, हमें टाइम लग जाता है। तो अगर यहाँ पर हम हाई कनेक्टिविटी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फ़ायदा होगा। ऑलरेडी चाइना कर चुका है पर इंडिया को मना करता है। ये पैंगोंग लेक है, ये है तो इंडिया का ही पार्ट, कायदे से देखा जाए लद्दाख के अंदर आता है, बहुत सुंदर जगह है बट ये चाइना अपने अंडर मानता है और इसी पे इशू चलते हैं। आपको मैंने इंडो चाइना रिलेशन का एक स्लाइड और आपका लेक्चर पूरा अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में फिंगर्स बताई हैं कि लेक्स में कितनी फिंगर्स हैं, किस फिंगर तक हम जा पा रहे हैं, किस फिंगर तक नहीं जा पा रहे। तो वो सारी चीज़ें हैं और हम बोट से कैसे यहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं। तो पैंगोंग लेक में दोनों कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़रूरी है। लद्दाख रीजन है,
इसको हम अस्कई चीन बोलते हैं। अस्कई चीन भी इंडिया कहती है हमारा पार्ट है, ये कहती है इनका पार्ट है। इस पे भी 2 बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट हैं, मैकडॉनल्ड्स और मैकमोहन, तो वो भी मैंने आपको उसमें दे रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें थी। तो आप एक बार इससे अटैच कर लेंगे, अगर इंडिया चाइना के रिलेशन के लिए जो आईआर में मैंने लेक्चर दिया वो आपके काम आ जाएगा। ये इंडिया एडमिनिस्टर करता है, जे.एंड.के का सिर्फ इतना पार्ट है जो बेटा इंडिया के हाथ में है, बाकी ये पाकिस्तान और चाइना के हाथ में। तो एक इशू बहुत है, चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अगली स्लाइड एक और दिखेगी, यहाँ पे भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया और इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो हैं आज की डेट में 3 प्लेसेस है जहाँ पर डिस्प्यूट हैं। एक आपका ये अस्कई चीन हो गया, एक आपका यहाँ पर भी स्टैंड ऑफ सिक्किम में कभी कभार दिखता है, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है जो बहुत ज़्यादा आपका डिस्प्यूट में रहता है। ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ये एरिया हमेशा परेशान करता है, इतना एरिया। ये एक ऐसा एरिया है जो पीओके का था, जो चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया। तो अब भैया जैसे ही दिया वैसे ही सेपेक बनाने लगे, तो इंडिया वहाँ पर भी इनके अपोज में खड़ी हो गई। तो फाइनली कुछ होल्ड है, बट जाहिर सी बात है जब वो पीओके का एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। पेंगोंग लिंक अगर कायदे से बात की जाए तो इंडिया के अंदर आती है। अब प्रॉब्लम क्या है, एलएसी बनी है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान साइड है बेटा, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, तो इनका वायोलेशन होता रहता है। एक सीज फायर लाइन्स हैं। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों को बैठकर ये बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनका हमने प्रॉपर मैनर में रेगुलेशन नहीं किया तो हमें दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो हम कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका रेगुलेशन करें, इसे राइट डायरेक्शन में लाएं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, बट इसे हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हमारी चीज़ें सेटल नहीं होंगी। इसके बाद आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में जो वहाँ पे डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 पॉइंट्स थे, 14, 15, 17, चूसूल एंड पेंगोंग लिंक। तो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लिंक अभी भी प्रॉब्लम में है, बाकी सब हो गया। अभी यहाँ पे अनसर्टेन है ऑल्सो इन गवान वैली और नॉर्थ ऑफ सिक्किम, जो आपको मैंने ऊपर अभी दिखाई थी। इन दोनों जगह पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये देखिए आपको दिखाई थी ना, ये एरिया जो आपको दिखाया था, ये और ये, इन दोनों एरिया में अभी डिस्प्यूट है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये अभी इन्होंने सेटल नहीं किया। एक सिक्किम में गवांग वैली नाकुला दर्रे के पास है, और एक पेंगोंग लैंग। यहाँ के डिस्प्यूट इन्होंने बेटा अभी रोके नहीं, बाकी सारे क्लियर कर दिए। चाइनीज़ ट्रूप्स क्या करती है, नॉर्दर्न बैंक्स में आई, इंडिया की साइड पे एलएसी पे आती है। देखिए क्या करते हैं, इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हिंदू जो बता रहा है मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूँ। देखिए क्या करते हैं, ये जैसे इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे आप आए इंडिया के बॉर्डर में, ये मान लीजिए आपको मैं इंडिया के बॉर्डर पे दिखाता हूँ, वहाँ पे आप समझिए। मान लीजिए जैसे ये आपका इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। अब हम प्रॉपरली इसे समझ लेते हैं इसी जगह पर, तो आपको एकदम ठीक से याद हो जाएगा। यहीं से आप इसे समझते हुए चलिए। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया बेटा इन्होंने, ये मान लीजिए ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक। यहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। अब इन्होंने यहाँ से क्या करना स्टार्ट किया बेटा, अब इन्होंने पहले यहाँ पे थे, इस जगह रेजाइडेड थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या, बॉर्डर लाइन पे अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। इंडिया तब भी कुछ नहीं बोला, उसने ठीक भाई करो। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से थोड़ा और अंदर और यहाँ पे अपने टेंट्स लगा के बैठ गए। तो इंडिया ने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर अगली बार ये क्या करेंगे, और अपने आगे आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, ये इंडिया के लैंड में घुस गए। तो जब इंडिया ने कहा कि भाई आप यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा सेटलमेंट तो बहुत सालों से यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, तो एरिया हमें बिलोंग करता है, इसको आप हमसे वापस नहीं ले सकते। अब ये एक इशू आ जाता है कि ये एरिया इन्हें देना नहीं चाहते। अब यहाँ तक आ गए, तो अब यहाँ पे जब आते हैं तो अब इंडिया और चाइना दोनों यहाँ स्टैंड ऑफ में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई इस एरिया से अब बाहर जाओ, मतलब अब इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस रहे हो। तो इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया चाइना में कि वो इंडियन टेरिटरीज के अंदर चले आ रहे हैं। तो ये पहले से करते आ रहे हैं, कई बार ऐसा कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेंट एंड ऑल लगा देते हैं, अंडर इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, फिर वहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन इशू है जो चाइना लगातार दिखाता है। तो इस पे इश्यूज चल रहे हैं, इसी पे लड़ाई चली, इसी पे डिस्प्यूट है, इसी पे इश्यूज हैं। इनसे कहा जा रहा है कि भैया आप अपने टेंट्स हटाइए, तो ये हटाना नहीं चाह रहे। तो इसके बाद क्या होता है, ये अभी एक इंडिया कह रही है कि स्टेटस क्यू का काम जब हुआ जब आप वहाँ पे रोक लेंगे। चाइना को सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी बेटा इस बात से हुई है कि रीसेंट इंप्रूवमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडिया साइड एलएसी में हो रहा है वो प्रॉब्लम है। तो इंडिया से कहा गया अपना कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए। तो इंडिया ने कहा भैया हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी जोन में कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब है। उसके बाद ये कहा गया कि पास गवर्नमेंट जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी यूज़ करती थी, क्वाइट डिप्लोमेसी। देखिए क्वाइट डिप्लोमेसी कभी ये नहीं बताती कि हम
कमज़ोर हैं, ये बात है कि हम बैटल की सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, हम ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं करना चाहते, हम इकोनॉमिक लॉस नहीं करना चाहते, तो हम कहीं न कहीं कभी-कभार पीछे खुद हटने लगते हैं। यही चीज़ हुई बेटा भूटान में 2017 में जब डोकलाम इश्यू हुआ था, तो डोकलाम इश्यू कुछ नहीं था, भूटान के आस-पास के बॉर्डर पे चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। जब चाइना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो इंडिया का भी वहाँ से एक चिकन नेक गुज़रता था, जो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती इनके लिए। तो इन्होंने ये सोचा कि भई अगर यहाँ पर कभी भी कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप अगर कभी ध्यान से देखेंगे इंडिया का कोई मैप अगर आपको बड़ा मिल जाए, ये स्लाइड में है नहीं, तो मान लीजिए जैसे यहाँ से हम जाते हैं, तो इस जगह से बेटा एक चिकन नेक दिखता है आपको और उसके बारे में बात की जाती है कि अगर मैं आपको अभी इसी में समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर चिकन नेक की बात की जाती है, इंडिया के पास एक एरिया है जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, वो एरिया ये है। ये देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे भूटान के पास और ये इंडिया का एरिया था जो एक चिकन नेक है। अगर इसको ये ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे इस जगह चिकन नेक आता है, तो ये सेवन सिस्टर्स में नहीं जा पाएंगे। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो इंडिया को ईजिली एक्सेस कर सकते थे। तो इन्होंने डोकलाम में स्टैंड ऑफ होता रहा, दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी रहीं। बाद में इस सिर्फ इसी बात होती रही कि कंस्ट्रक्शन आप यहाँ नहीं करेंगे, आप इसे रोक दीजिए। तो ट्रांजैक्शन चलता रहा, इंडिया भूटान चाइना तीनों खड़े रहे। फिर बीजिंग ने कहा कि भैया आप तुरंत अपना अनकंडीशनल विड्रॉल करिए, आर्मी को भेजिए और इसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्शन रोक देंगे। तो इंडिया मूव बैक हुआ, पहले झुका। इसका मतलब ये नहीं इंडिया कमज़ोर था, ये क्वाइट डिप्लोमेसी इसलिए दिखाई गई कि हम क्वाइट हो जाते हैं ताकि आप शांत हो जाओ। अगर कोई चिल्ला रहा है और अगर आप पहले शांत हो जाते तो शायद सामने वाले का गुस्सा कम होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर वक्त जैसा हो वैसे हमें एक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे शांत होना था। तो इंडिया यहाँ पे शांत हो जाता है और दोनों फाइनली फिर अपनी कंडीशन पे एग्री कर जाते हैं, दोनों अपनी टर्म को फॉलो कर लेते हैं और वहाँ पर जैसा स्टेटस क्यू पहले होता है डिट्टो वैसा ही फिर से लागू कर दिया जाता है। अगले हमारे दो एडिटोरियल हैं, अ बेटर रेट एंड लेट्स ऑल डू इट। ये दोनों बेटा कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड हैं। पहली चीज़ आप समझिए, आज की डेट में कल जैसे अभी बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि इंडिया जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला गया और अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी, केसेस बढ़ेंगे। नो डाउट हमारे यहाँ केसेस इंक्रीज़ होंगे, हम इसको किसी कीमत पे नहीं रोक सकते। आप ये सोचें कि केसेस इंक्रीमेंट रुकेगा, नहीं रुकेगा। बट सबसे बड़ी बात है मेडिकल रिसर्च जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसे ICMR बोलते हैं, इन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं हैं। इसके बाद ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, इन्होंने कहा कि कंट्री में इफेक्टिव सर्विलेंस हो रहा है और कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज चल रही हैं और ये कंटिन्यू होनी चाहिए। इन्होंने कहा कोविड-19 जो पर लैख पॉपुलेशन है वो बहुत लोवेस्ट है, दुनिया में सबसे कम है और डेथ रेशियो भी हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। फर्टिलिटी रेट भी आप इसे बोल सकते हो, वो है 0.08% जो बहुत लो है। मतलब मान लीजिए 100 में से 3 लोग आज की डेट में अगर मर रहे हैं तो वो भी बहुत कम माना जाता है। रिकवरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, 49.21% है। इन्होंने कहा कोविड-19 के केसेस जो हैं वो अर्बन स्लम्स एरियाज़ में बहुत आएँगे, इसका भी मैं आपको एक एडिटोरियल दिखाऊँगा जो हिंदू में। इसके बाद इन्होंने कहा स्टेट अपने गार्ड को लोअर नहीं कर सकते, उनको इम्प्लीमेंटेशन, सर्विलेंस और कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉलो करके रखना है। देखिए जब से हमने कहा है कि भई आज की डेट में अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, अनलॉक फेज़ स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ लोग नहीं समझना चाहते। लोग नहीं समझना चाहते कि भई अनलॉक का फेज़ स्टार्ट हो गया, अब चीज़ें दिक्कत देंगी ना। लोग क्या सोच रहे हैं, स्टेट ने ईज़ कर दिया, पुलिस अब रेगुलेशन प्रॉपर कर नहीं रही। कल भी मैंने इस पे बात की थी। कल के एडिटोरियल को भी आप देख लेंगे, कल का जो करंट अफेयर्स का एडिटोरियल है वो भी इसी पर था और वो भी आपको डिस्कस करके मैंने 20 मिनट्स में दिया हुआ था, उसमें बेहतर समझाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है, अगर हम प्रॉपर्ली मास्क पहनते हैं तो भी हमें बेनिफिट मिलता है, तो मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया 7वें नंबर पे था कुछ दिन पहले, आज चौथे नंबर पर आ चुका है इतने केसेस के साथ। ऑलरेडी हमारे यहाँ डेथ रेशियो कम है इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस, बट फिर भी हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हाई कंसर्न है, आज 4th प्लेस पे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इस जगह पर आएँ। तो अगर ऐसे ही रहा तो रैपिडली अगर हम बढ़ते गए तो होगा और आज की डेट में पहले 6000, 7000, 4000 केस बढ़ रहे थे, आज 12000 के आसपास केसेस 2 दिन से लगातार हाइप पे हैं। और ये तब है बेटा जब हमारे यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती, कोविड-19 के सारे पेशेंट की टेस्टिंग नहीं होती। एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं उनकी टेस्टिंग भी पूरी तरह नहीं होती, हर जगह टेस्टिंग हमारे यहाँ नहीं है। जितनी यूएस टेस्टिंग करता है उतनी तो हम कभी कर भी नहीं सकते। तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़ोन भी बहुत वीक है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो कहा गया ICMR ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि भैया स्लम एरियाज़ जो हैं वहाँ से कोविड-19 फैलने के इश्यूज़ हैं, ये सारे जो आपको एडिटोरियल में मैंने चीज़ें दी हैं वो सारी यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो अब यहाँ से उठा सकते हैं। आज इतने केसेस हमारे हो गए हैं, ये कंडीशन हमारे यहाँ चल रही है। आज हम देख लीजिए क्या हो गया है, हम किस कंडीशन पे आ गए हैं। तो आज 4th प्लेस पे हम खड़े हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो देखिए इंडिया को अब बहुत अवेक रहना पड़ेगा, इंडिया को और हम सबको, क्योंकि अभी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, रेगुलेट कैसे करें, और ये रेगुलेशन हमारे हाथ में, अगर हम इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद एक और चीज़ कही गई है कि जो होममेड मास्क होते हैं वो 100% हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। स्टडी ने सजेस्ट किया है कि जो 70% जो लोग मास्क पहनते हैं वो 70% अपने आरओ लेवल में 4 में से एक ही है जिसको इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी को ना आरओ जो है वो पीपल होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से, और अगर ये मास्क पहनते हैं और कुछ भी करते हैं तो ये बहुत कम लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, और अदर पीपल भी अगर सही रहते हैं तो भी। इसके बाद क्रिशुअल मैसेज है कि टैक्सिंग सिचुएशन कि अगर हमें कंट्रोल करना है तो कुछ बेसिक वेज हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इमीडिएट एंड यूनिवर्सल एडॉप्टेशन ऑफ फेस मास्क बाय द पब्लिक। अगर आपको कोविड-19 की डिजीज से बचना है तो आपको 110% मास्क वेयरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और सिर्फ मास्क वेयरिंग से काम नहीं चलेगा, मास्क को आप उतारते कैसे उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, सीधे मुंह से मास्क को उतारते हैं, नहीं, जो आपके उसके थ्रेड दी गई हैं, भले वो गले से नीचे वाला हो, जो सर पे पता है या कान के पास हो, आपको उनकी वो स्ट्रिंग्स पकड़ के या वो धागे पकड़ के उसको बाहर निकालना है, ताकि आपका जो मेन मास्क कवर है जिसमें इन्फेक्शन हो उससे आप बचें और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। वरना मास्क भी बहुत रिस्की चीज़ है, मास्क बहुत साफ चीज़ नहीं है अगर आप उसे मार्केट प्लेस में पहनते हैं। इसके बाद आपको अपने हाथ डेली साबुन से धोने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, ये कॉन्सेप्ट बेटा कोई नहीं फॉलो करा आज की डेट में, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर इसको कोई सीरियस होकर फॉलो करता है तो हमें फ़ायदा होता है। और इन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ दीज अगर हम मास्क को यूनिवर्सलाइज कर दें और लोग मास्क मैंडेटरी पहने तो फ़ायदा होगा। हांगकांग में 99% रेजिडेंट जो है मास्क पहनते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्फेक्शन आज कंट्रोल्ड है और लोग बहुत क्योर्ड हो रहे हैं। तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फ्लू वायरस से हमें बचाता है। तो डिजीज़ से बचना है तो ये चीज़ें याद रखनी है, हेल्दी कैसे रहना है, बी क्लीन, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट कैसे करना है, आपको इमेजेस दिख रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमें कैसे फॉलो करनी है, पिकअप एंड डिलीवरी कैसे होनी है। तो आपको ये सब पहले से आप ऑर्डर दे दीजिए, चीज़ें आपके घर पे पहुंच जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें का आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, बॉडी और फिजिकल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी बेसिक चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप 110% अपने आप को क्योर और डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप पे इन्फेक्शन नहीं है तो फ़ायदा होगा। दूसरा, टेस्टिंग एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारे यहाँ बढ़नी चाहिए, अब घट रही है, एक कंसर्न है। कोशिश करेंगे तो बढ़ेंगी भी, ऐसा नहीं है, बट हमें कोशिश करनी है कि हम अपने प्रिकॉशंस खुद ही लें और अपने आप को क्योर करने की कोशिश करें, वरना हमारे यहाँ दिक्कत होगी। एक न्यूज़ पॉइंट और था बेटा इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं उसको ऐड और कर दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, NIRF, इसने एक नई रैंकिंग दी है टॉप इंस्टीट्यूशंस की। जो IIT मद्रास नंबर 1 है तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक है IICS, फिर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, छठे नंबर पर IIT कानपुर। तो ये सारे प्लेसेस हैं। उसके बाद BHU 10वें नंबर पर है, JNU 8वें नंबर पर है, IIT गुवाहाटी है, IIT रुड़की है। तो ये सारे प्लेसेस हैं। जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं IIC की, उसमें JNU और BHU नंबर 1 में जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 टॉप रैंक कॉलेज की बात करोगे, मिरिंडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एंड हिंदू कॉलेज, ये हमेशा टॉप पे रहते हैं, ये आज भी टॉप पे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशन की टॉपिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में आप समझे। तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये टेबल आपको याद रखना है, कौन करता है इसको आपको देखना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो इसको एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के क्वेश्चन हो सकते हैं, बन जाएँ तो आप एक बार पढ़ लें। आज बेटा इतना ही है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए किसी भी चीज़ को बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, जो भी लेक्चर बनता है वो टाइमली आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे अपडेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास है तो अगर आप करंट को डेली अपडेट करते हैं आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको कुछ मेंस राइटिंग के भी क्वेश्चंस फ्यूचर में मिलते रहेंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहें, अदर टीचर्स भी बहुत जल्दी 20 तारीख के बाद से इस चैनल पर जुड़ने जा रहे हैं। PCS स्पेशल बैच भी आपका 20 जून से स्पेशली अपडेट होने लगेगा, तो हम कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो टेलीग्राम और फेसबुक पे कर सकते हैं। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, जिसमें मेरी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी आईडीज़ के बारे में भी डिटेल्स दी गई हैं। आपको कोई भी इशू होता है तो आप PixIAS में मेल कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई इशू है तो आप हमें पर्सनली कमेंट बॉक्स में या मेरे प्रोफाइल पे आके कोई भी चीज़ कहेंगे, जितना पॉसिबल होगा उतने हम आपके डाउट पूरे करेंगे। कोविड-19 से बचने के लिए आपको कई एडिटोरियल बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क पहनना है,
और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।